बेसिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ OSPF, ठीक है, वो करें अब। देखो R1 के पास सभी राउट्स अवेलेबल हैं, शो IP राउट एज ए इंटर एरिया राउट, राइट। शो IP OSPF बॉर्डर राउटर AVR कौन बना हुआ है, ठीक है, R2। शो IP OSPF डेटाबेस, इसकी डेटाबेस टेबल में एरिया 2 के दोनों राउटर LSAs हैं और बाकी सभी क्या हैं, समरी LSAs, क्योंकि जो भी राउट एरिया 0 या 1 या 3 से एरिया 2 में आएगा वो ऐसे समरी LSA ही आएगा ना। तो हर एक राउट के लिए क्या है यहाँ पे, समरी LSA, और समरी LSA हमेशा कौन एडवर्टाइज करता है, ABR। तो हमारा ABR कौन था, सिंपल। तो एडवर्टीजमेंट आईडी में किसकी राउटर आईडी है, ठीक है। दोनों अटैच कब लगता है, क्या दोनों अटैच बिट जो सेट होती है। अब कल क्या समझाया था, वर्चुअल लिंक नहीं बताया था कल, फिर वीडियो ना बनाया करूँ अब, देखा था। हाँ तो फिर भी समझ नहीं आया, डू नॉट एज इतने टाइम तक डिस्कशन किया था। शो IP राउट आ रहे हैं सबके सब। बेसिक कॉन्फ़िगरेशन से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे नेबरशिप स्टेट्स, नेबरशिप स्टेट्स देखें। नो राउटर OSPF कौन, शो IP OSPF डेटाबेस है क्या कुछ, शो IP OSPF नेबर है क्या कुछ, डीबग IP OSPF एडजेसेंसी, राउटर OSPF 1 राउटर आईडी क्या देते हैं इसको, और नेटवर्क 0.0. एरिया इनिट नहीं दिखाएगा ये कभी भी। किस में गया सबसे पहले, 2 वे से किस में गया, एक्सेस स्टार्ट में क्या कह रहा है, नेबर नेगोशिएशन डन VR, और इन मैसेजेस पे ध्यान मत दो, DVD पहले दिखाना स्टार्ट कर देता है बट ये एक्चुअली अनयूज्ड DVDs हैं। क्या कह रहा है VR, तो सामने वाला क्या बन गया, तो इसीलिए वहां से क्या रिसीव किया इसने, रिसीव कर लिया ना। DVD रिसीव करने के बाद, अच्छा सुनो, एक्सेस स्टार्ट था ना ये तो अभी, तो देखो अब किस में आएगा ये, एक्सचेंज स्टेट में, और एक्सचेंज में क्या कह रहा है, एक्सचेंज डन, तो इसका मतलब DVD सेंड भी कर दिया और रिसीव भी कर लिया, देखना, सेंड भी कर दिया और रिसीव भी कर लिया ना। फिर किस में जाएगा ये, एक्सचेंज डन, फिर किस में जाता है, लोडिंग में क्या क्या बताया था आपको कि सेंड LS रिक्वेस्ट, ठीक है, फिर रिसीव, ठीक है, और फिर किस में चला गया फाइनली ये, मतलब ये जो टास्क कंप्लीट हुआ LSR से लेकर के और ये LS अपडेट, ये किस में हुआ, लोडिंग में, और फाइनली किस में आ गया ये, तो यही बताया था मैंने आपको, अरे यही समझाया था ना, हो गया प्रूव। अब अगर दो राउटर्स की राउटर आईडी सेम हो जाए तो क्या नेबरशिप फॉर्म होगी, R1 की राउटर आईडी क्या है 1, अगर हम R2 पे भी जाकर के सेम राउटर आईडी कॉन्फ़िगर कर दें, राउटर आईडी क्या कह रहा है, क्लियर करो प्रोसेस को, तो जब तक आप क्लियर नहीं करोगे तब तक ये न्यू राउटर आईडी, हाँ, तो क्लियर IP OSPF प्रोसेस, क्या कह रहा है ये, डुप्लीकेट राउटर आईडी, शो IP OSPF नेबर। अच्छा ये एक्चुअली टाइम लगा रहा है, 30 सेकेंड होता है ना, सॉरी 40 सेकेंड होता है ना डेड इंटरवल, अरे 40 सेकेंड होता है इसलिए टाइम लगा रहा है ये, वेट करो। कौन, debug IP OSPF events, debug IP OSPF हेलो, सेंड ही दिखाएगा, रिसीव तो दिखाएगा नहीं, क्योंकि राउटर आईडी क्या हो रखी है,
मिसमैच। तो देखना क्या कह रहा है ये। तो अगर राउटर आईडी सेम रहेगी कभी नेबरशिप आ पाएगी। तो राउटर OSPF1 राउटर आईडी क्या करते हैं वापस से, सॉरी अब क्या कहना पड़ेगा, अरे वो वर्चुअल लिंक कॉन्फ़िगर होने में टाइम लगता है ना थोड़ा। तो आ गए फाइनली सभी राउट्स यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से राउटर आईडी हमने प्रूव की कि अगर राउटर आईडी सेम रहेगी दोनों नेबर्स पे तो कभी भी नेबरशिप फॉर्म नहीं होगी। अब दूसरा देखो यहाँ पे शो आईपी प्रोटोकॉल बाय डिफॉल्ट मैक्सिमम पाथ कितना होता है, राउटर OSPF1। इसका मतलब क्या होता है 4 का, कि ये मैक्सिमम एक डेस्टिनेशन के लिए कितने पाथ रख सकता है अपने राउटिंग टेबल में, 4 मीन्स दैट इट कैन परफॉर्म इक्वल कोस्ट लोड बैलेंसिंग अमंग 4 पाथ्स। तो मैक्सिमम कितना हो सकता है इसमें 16। ये iOS कितना सपोर्ट करता है 16, बाकी आप डिपेंड करता है iOS के ऊपर। कहीं पे आपको 32 तक मिलेगा, कहीं पे हो सकता है 64 भी मिले, बट इसको हम चेंज कर सकते हैं एज पर आर रिक्वायरमेंट, राइट। तो अगर आप यहाँ पे 10 रखना चाहते हो तो 10 भी रख सकते हो, शो आईपी प्रोटोकॉल। तो इस तरीके से आप मैक्सिमम पाथ को चेंज कर सकते हो, किसी को कोई प्रॉब्लम, पक्का। शो आईपी राउट एडी वैल्यू क्या होती है बाय डिफॉल्ट 110, राउटर OSPF1 डिस्टेंस, और आपको 140 कॉन्फ़िगर करनी है तो कर दो। कितना हो गया 140, वापस से 110 करना है या 80 करना है, हो जाएगा 80, हो गया 80, बोलो। तो इस तरीके से आप डिस्टेंस मीन्स एडी वैल्यू चेंज कर सकते हो। तो फिर से कमांड डिस्टेंस 110, तो वापस से क्या हो जाएगा अब यहाँ पे 110, ठीक है। तो इस तरीके से आप एडी वैल्यू को चेंज कर सकते हो। और एडी वैल्यू चेंज कब करेंगे, मान लो एक राउटर है, यहां पे इन दोनों के बीच में क्या चला हुआ है और यहां पे क्या चला हुआ है, मान लो इन दोनों के बीच में OSPF। सेम राउटर है EIC-RP से भी और सेम राउटर है EIC-RP के थ्रू एडी वैल्यू क्या रहेगी, और OSPF में बेस्ट क्या हो जाएगा, आप किसको चाहते हो। तो या तो OSPF की एडी वैल्यू 90 से कम कर देना या फिर EIC-RP की एडी वैल्यू 110 से। आ गया समझ में सर, समझ में आया कहाँ पे चेंज करेंगे। अरे सभी को क्लियर हुआ ये, ठीक है। तो इस तरीके से आप एडी वैल्यू चेंज कर सकते हो। सेकंड, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ से क्या पता चलता है कि कौन कौन से इंटरफेसिस पे शो आईपी OSPF इंटरफेस सीरियल 0/0। अगर डिटेल इंफॉर्मेशन देखनी है किसी इंटरफेस की OSPF के लिए तो ये कमांड होती है शो आईपी इंटरफेस सीरियल 0/0। बाय डिफॉल्ट सीरियल 0/0 पे नेटवर्क टाइप क्या बताया था मैंने आपको, क्या मिला, पॉइंट टू पॉइंट ही है ना, और हेलो इंटरवल कितना होता है, और डेड 40 है ना। तो जब आपका नेटवर्क टाइप पॉइंट टू पॉइंट रहता है तो उसमें हेलो कितना बताया था मैंने 10, और डेड क्या था 40, ठीक है। ये वेट और रिट्रांसमिट मैं बाद में बताऊंगा, अभी फिलहाल हेलो और डेड देखो। तो अगर आपको टाइमर्स को चेंज करना है तो इंटरफेस FA 0/0 पे जाओ, सॉरी S 0/0 पे था ना, IP OSPF हेलो इंटरवल, और जो भी आपको कॉन्फ़िगर करना है कर दो इन बिटवीन 1 to 65535 सेकेंड्स। मान लो कि आपने कितना कॉन्फ़िगर कर दिया, यहाँ पे 8 कर दिया, तो नेबरशिप क्या हो जानी चाहिए, ब्रेक, क्योंकि टाइमर्स का मैच होना मैंडेटरी है। शो IP OSPF इंटरफेस सीरियल 0/0 देखना।
सर हेलो टाइम के साथ डेड टाइम भी चेंज हो गया। सुन लो अब, अगर आप हेलो चेंज करोगे तो उसके 4 टाइम्स में मीन्स इन द मल्टीपल ऑफ 4 डेड इंटरवल ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। अगर आप हेलो चेंज करते हो तो उसके 4 टाइम्स में डेड इंटरवल ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, बट इसके लिए भी कंडीशन है। कंडीशन ये है कि डेड टाइमर तब तक ऑटोमेटिकली चेंज होता रहेगा एज पर हेलो इंटरवल, जब तक आप डेड इंटरवल को मैनुअली कॉन्फ़िगर नहीं करते हो। बट वंस you will configure your dead interval manually statically, then after if you change your hello interval, then your dead interval will never change accordingly automatically। ठीक है, अगर आप डेड इंटरवल को बिना मैनुअली कॉन्फ़िगर किए हेलो को चेंज करते हो तो डेड ऑटोमेटिकली 4 टाइम्स चेंज हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप एक बार डेड इंटरवल कॉन्फ़िगर कर दोगे मैनुअली और उसके बाद आप हेलो इंटरवल को चेंज करते हो तो उसका कोई डेड इंटरवल पे इफेक्ट नहीं आएगा। कंफर्म करना है। नेबरशिप ब्रेक हो गई। डीबग आईपी ओएसपीएफ इवेंट्स देखना क्यों हुई। हेलो इंटरवल्स मैच नहीं हुआ। मिसमैच्ड हेलो हेलो पैरामीटर्स। तो क्या कह रहा है ये देखना कि डेड जो रिसीव किया वो 40 और कॉन्फ़िगर्ड कितना है यहाँ पे 30। हेलो जो रिसीव किया वो 10 मीन्स जो रिमोट डिवाइस पे कॉन्फ़िगर्ड है वो 10 है और हमारे यहाँ पे कितना कॉन्फ़िगर्ड है, तो मिसमैच हो गए। अब चाहे हेलो टाइमर मिसमैच हो या डेड इंटरवल मिसमैच हो, जो भी मिसमैच होगा नेबरशिप फॉर्म नहीं होगी। ठीक है, तो ड्यू टू hello and dead interval mismatch, now R1 will not form neighborship with R2। सर हम जो डिबगिंग करवा रहे थे, एक तो इवेंट से करवा रहे थे और एक पैकेट से करवा रहे थे। पैकेट कब कराया था, हेलो कराया था। सो आईपी और डीबग आईपी ओएसपीएफ हेलो कराया था, एक कराया था डीबग आईपी ओएसपीएफ इवेंट्स, डीबग आईपी ओएसपीएफ एक कराया था एडजेसेंसी। यही दिखाएगा जैसे ऑथेंटिकेशन मिसमैच या फिर टाइमर्स मिसमैच, स्टफ फ्लैग मिसमैच, ये सब इवेंट्स में दिखाता है। ठीक है, डीबग आईपी पैकेट डिटेल हेलो भेज रहा होगा ना इन एवरी 8 सेकेंड्स। डेस्टिनेशन क्या लगा करके भेज रहे हैं और प्रोटोकॉल नंबर क्या है इसका, हो गया अप्रूव, हो गया ना अप्रूव। ठीक है, शो आईपी ओएसपीएफ इंटरफेस सीरियल 0/0। अब ध्यान से देखना, इंटरफेस है 0/0 आईपी ओएसपीएफ डेड इंटरवल मैंने कितना कॉन्फ़िगर कर दिया 40। डीबग आईपी ओएसपीएफ इवेंट्स डेड तो मैच हो जाएगा, ये तो मैच कर रहा है ना, बट हेलो क्या है अभी भी, तो इसीलिए क्या कह रहा है मिसमैच्ड हेलो पैरामीटर्स। तो क्या नेबरशिप फॉर्म हुई, तो अगर कोई एक भी टाइमर मिसमैच होगा तो नेबरशिप फॉर्म नहीं होगी, चाहे वो हेलो हो चाहे वो डेड हो। अब एक बात और देखना यहाँ पे, डू शो आईपी ओएसपीएफ इंटरफेस एज 0/0। हेलो इंटरवल कितना है, डेड कितना है 40। तो इंटरफेस एज 0/0 पे जाओ और यहाँ पे आईपी ओएसपीएफ हेलो इंटरवल कितना कर दो 5। सो आईपी ओएसपीएफ इंटरफेस एज 0/0 हेलो कितना हो गया। क्या इस बार डेड ने चेंज किया ऑटोमेटिकली अपने आप को, क्यों, क्योंकि इस बार हमने डेड को ऑलरेडी मैनुअली कॉन्फ़िगर कर दिया था। ठीक है, हो गया अप्रूव। तो डेड को एक बार अगर आप मैनुअली कॉन्फ़िगर कर दोगे तो उसके बाद हेलो के अकॉर्डिंग ये ऑटोमेटिकली अपने आप को चेंज नहीं करेगा। ठीक है, तो जब तक आप डेड को मैनुअली कॉन्फ़िगर नहीं करोगे और अगर आप हेलो को चेंज करते हो तो डेड उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें। इंटरफेस है 0/0 पे जाओ, आईपी ओएसपीएफ हेलो इंटरवल कितना कर दें वापस से, तो अब तो नेबरशिप फॉर्म हो जानी चाहिए ना। सर इसमें जो है ये टाइमर्स पे डिपेंडेंट क्यों है मेंबरशिप, टाइमर्स पे डिपेंडेंट क्यों है, क्यों है सर ये आईपी में तो मैंने कल क्या बताया था,
इसने सेम क्वेश्चन पूछा था। सर लास्ट टाइम पूछा आपने, बोला था जब टाइमर करेंगे तब बताएंगे। तो तुझे बताया तो था उसी टाइम पे, नहीं सर आप बताया था ना कि जो हेलो पैरामीटर्स होते हैं, हेलो के पैरामीटर्स, उसमें हेलो और डेड दोनों की इन्फॉर्मेशन जाती है ना। हाँ, और क्या ये CRP में जाती थी? नहीं बताया था। सर आपने बोला था इसके पीछे डिटेल रीजन है जो आपका मन हाँ, तो नहीं बताऊंगा। शो IP OSPF नेबर, नेबरशिप फॉर्म हो गई फिर से, ठीक है। तो शो IP OSPF इंटरफेस S0/0, हेलो कितना है 10, डेड कितना है 40, ठीक है। नेबरशिप फिर से फॉर्म हो गई। तो इस तरीके से आप टाइमर्स को चेंज कर सकते हो, बट मेक श्योर कि टाइमर्स दोनों ही नेबर्स पे सेम होने चाहिए, मैच होना चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद अब ध्यान से देखना, नेक्स्ट क्या रहेगा हमारा यहाँ पे, कोस्ट। देखते हैं कोस्ट किस तरीके से डिफाइन होती है, राइट। मैंने क्या बताया था फॉर्मूला आपको, बाय डिफ़ॉल्ट आपकी जो रेफरेंस बैंडविड्थ होती है वो कितनी होती है बाय डिफ़ॉल्ट। तो क्योंकि आपकी रेफरेंस बैंडविड्थ बाय डिफ़ॉल्ट 100 Mbps होती है, इसीलिए शो IP OSPF इंटरफेस S0/0 की कॉस्ट बाय डिफ़ॉल्ट इसने क्या कैलकुलेट की है, क्योंकि अगर आप 100 को 1.544 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 64। देखो शो इंटरफेस S0/0 बाय डिफ़ॉल्ट इसकी बैंडविड्थ क्या होती है 1.544 Mbps, यही है ना। तो अगर आप 100 को डिवाइड करोगे 1.544 से तो कितना आएगा 64, ठीक है। अब देखो शो IP OSPF इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 पे जो नेटवर्क है उसकी कॉस्ट कितनी है यहाँ पे 10। इसका रीज़न है शो इंटरफेस, वैसे तो दिखने में मतलब फास्ट इथरनेट का मतलब क्या होना चाहिए 100 Mbps, बट देखो GNS में जो फास्ट इथरनेट होता है उसकी बैंडविड्थ बाय डिफ़ॉल्ट रहती है 10 Mbps, इसीलिए यही रीज़न है कि इसकी कॉस्ट क्या हुई बाय डिफ़ॉल्ट 10, क्योंकि 100 को डिवाइड करेगा 10 से तो कितना आएगा 10। आ गया समझ में। तो बाय डिफ़ॉल्ट रेफरेंस बैंडविड्थ कितनी रहती है आपकी 100 Mbps। आ गया समझ में सभी को। अब अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो, ध्यान से देखना, शो IP OSPF इंटरफेस S0/0 पे जाओ, कितना है यहाँ पे 64, ठीक है। शो IP राउट 102 पे जाने के लिए कॉस्ट देखना कितनी है 74, अरे 102 पे जाने के लिए कॉस्ट कितनी है 74। राउटर OSPF 1 में जाओ और यहाँ पे कहो ऑटो कॉस्ट रेफरेंस बैंडविड्थ, कितना कॉन्फ़िगर कर सकते हो देख लो। मान लो कि मैंने 100 की जगह पे क्या कॉन्फ़िगर कर दिया 1000। क्या कह रहा है ये, प्लीज एंश्योर रेफरेंस बैंडविड्थ इज कंसिस्टेंट अक्रॉस ऑल राउटर्स। बताया था कि अगर एक पे चेंज करोगे तो बाकी सभी पे भी चेंज कर लेना। तो शो IP प्रोटोकॉल रेफरेंस बैंडविड्थ कितनी हो गई अब हमारी 1000 Mbps। तो शो IP OSPF इंटरफेस S0/0 की जो कॉस्ट है, क्योंकि 1.544 रहेगी अभी भी बैंडविड्थ, तो अब कितनी होगी इसकी कॉस्ट 647। शो IP OSPF इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 की कॉस्ट कितनी हो गई अब 100, क्योंकि 1000 को जब आप 10 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 100। आ गया समझ में। तो इस तरीके से आप OSPF में रेफरेंस बैंडविड्थ को चेंज करके कॉस्ट को मैनिपुलेट कर सकते हो। और अगर आप देखोगे यहाँ पे शो IP राउट 102 पे जाने के लिए टोटल कॉस्ट कितनी हो गई अब 657, क्योंकि अब हमने अपने डिवाइस की जो रेफरेंस बैंडविड्थ है उसको चेंज कर दिया, और उसको चेंज करने से जो हमारा वैन इंटरफेस है उसकी कॉस्ट क्या हो गई चेंज। और कॉस्ट क्या होती है हमेशा क्यूमुलेटिव, कॉस्ट क्या होती है हमेशा क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव का मतलब होता है कि जिस पोर्ट से अपडेट बाहर निकलेगा उसकी कॉस्ट ऐड नहीं होगी, जिस पोर्ट पे अपडेट रिसीव होगा, जिस पोर्ट पे राउट रिसीव होगा उस इंटरफेस की कॉस्ट ऐड होगी। इसीलिए क्या कहते हैं हम इसको क्यूमुलेटिव कॉस्ट। आ गया समझ में, ठीक है। तो R1 पे देखना चेंज हो गया एज इट इज, फिर राउटर OSPF 1 और यहाँ पे जो आपने ये बैंडविड्थ कमांड दी थी उसको रिमूव कर दो। वापस से जो कॉस्ट होगी वो क्या हो जाएगी यहाँ पे शो IP OSPF इंटरफेस सीरियल 0/0 देखना, फास्ट इथरनेट पे 102 पे रेफरेंस बैंडविड्थ एक पे चेंज करें, नेबरशिप तो ब्रेक नहीं ना, करेगी, ना, 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 सिर्फ ना। वो फॉर्मूला पे बिल्कुल फॉर्मूला चेंज हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया रेफरेंस बैंडविड्थ को चेंज करना, राइट। अब अगर आप चाहते हो कि
आप अपने इंटरफेस S0/0 की कोस्ट चेंज करना चाहते हो, शो आईपी रेफरेंस बैंडविड्थ चेंज करोगे तो हर एक इंटरफेस की कोस्ट मैनिपुलेट हो जाती है। शो आईपी OSPF इंटरफेस S0/0 की कोस्ट कितनी है फिलहाल 64। अगर आप रेफरेंस बैंडविड्थ चेंज करोगे तो हर एक इंटरफेस की कोस्ट चेंज हो जाती है। आप चाहते हो कि स्पेसिफिकली इस इंटरफेस की कोस्ट चेंज हो, बाकी किसी इंटरफेस की कोस्ट को आप चेंज नहीं करना चाहते, मैनिपुलेट कराना चाहते हो। मैनिपुलेशन कब कराओगे आप? मान लो इस तरह का कोई नेटवर्क है, दोनों पे क्या चला हुआ है OSPF, एक राउट यहां से भी आ रहा है और यहां से भी आ रहा है, एंड दैट इज मान लो, ठीक है, यहां से भी क्या आ रहा है सेम। इधर से जो मैट्रिक आई वो आ रही थी 20, इसने अपना ऐड किया, इसमें कितना होगा वो 64, तो कितना हो जाएगा टोटल। पीछे से जो मैट्रिक आ रही थी इसमें मान लो वो थी 50 और यहाँ पे कितनी हो गई 64, कितना हो जाएगा? बेस्ट क्या बन जाएगा? यही बनेगा ना बेस्ट, क्योंकि लोअर कॉस्ट है इसकी। मैं चाहता हूं ये बेस्ट बने, तो हम क्या करेंगे, या तो इस इंटरफेस की कॉस्ट 64 से कम कर दो जिससे कि इसकी टोटल कॉस्ट क्या हो जाए 84 से कम, या फिर इसकी 64 से बढ़ा दो। मान लो कि आपने इसकी कॉस्ट कर दी यहाँ पे 90, तो 90 अभी भी काम नहीं चलेगा ना, 100 आपने कॉस्ट कितनी कर दी 100, तो यहां से टोटल कॉस्ट अब कितनी हो जाएगी, और यहां से कितनी आ रही है ये, तो बेस्ट बन जाएगा या नहीं, बोलो। तो इंटरफेस पे किस तरीके से कॉस्ट चेंज करोगे वो देखो। इंटरफेस S0/0 IP OSPF कॉस्ट 64 थी ना, पहले 74 कर दूं, पहले 102 पे जाने के लिए कॉस्ट कितनी थी 74, अभी भी क्या है 74, लेकिन अब क्या हो गई, चेंजेस आ गए। शो आईपी फास्ट पे कितनी अभी भी कॉस्ट, क्या फास्ट इथरनेट पे कोई चेंज आया, बट हमने कहाँ पे चेंज कर लिया S0/0 पे। तो इस तरीके से आप कॉस्ट को मैनिपुलेट कर सकते हो। किसी को कोई प्रॉब्लम? सर पक्का? जो पहले कोस्ट हमने मैनिपुलेट की थी, जो सभी के लिए की थी, उसमें पर्टिकुलर एक प्रोसेस के लिए होगी वो। हाँ ऑफ कोर्स, अगर आप यहाँ पे मान लो कि राउटर OSPF 1 चला हुआ है, एक चला हुआ है यहाँ पे राउटर OSPF 2, एक चला हुआ है यहाँ पे राउटर OSPF 3, तो जब आप कहते हो राउटर OSPF 1 ऑटो कॉस्ट रेफरेंस बैंडविड्थ, तो वो केवल कौन सी प्रोसेस के लिए चेंज हुआ है? लेकिन अब जो सेटिंग हमारी यूज करते हैं वो सभी के लिए क्या? और इंटरफेस में चेंज। हाँ, यहाँ पे अगर आप देखो इंटरफेस S0/0 IP OSPF कॉस्ट हमने हर एक इंटरफेस के लिए चेंज की, और अगर आप यहाँ पे प्रोसेस आईडी देते हो मान लो कि 1 और फिर कहते हो नहीं, हाँ पर प्रोसेस आप चेंज नहीं कर पाओगे हमेशा। हाँ अगर हमारे पास 2-3 प्रोसेस चल रहे हैं सभी के लिए चेंज होगा, वैसे भी आप एक इंटरफेस को मल्टीपल प्रोसेस में ऐसा बहुत कम होगा। तो आपने बताया। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को? तो इस तरीके से आप कॉस्ट को मैनिपुलेट कर सकते हो, आइदर विद यूजिंग आइदर रेफरेंस बैंडविड्थ, आई मीन टू से ऑटो कॉस्ट रेफरेंस बैंडविड्थ और IP OSPF कॉस्ट। इंटरफेस मोड में जाना और कॉस्ट को मैनिपुलेट कर देना, ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं कि आप हमेशा फॉर्मूला ही यूज करो, आप अपनी मर्जी से जो भी कॉस्ट आप कॉन्फ़िगर करना चाहते हो वो भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो, राइट। क्लियर हो गया सभी को? पक्का? अरे यहाँ तक क्लियर है सभी को? ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या होगा, ऑथेंटिकेशन। बाय डिफॉल्ट क्या चल रहा होता है, नल। अब R1 और R2 के बीच में ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगर कर दें। शो IP OSPF डेटाबेस, देखना डेटाबेस टेबल में राउट LSS हैं इसके, इंटरफेस S0/0 के थ्रू ही कनेक्टिविटी है ना, नेबरशिप S0/0 पे है ना। कमांड होगी IP OSPF ऑथेंटिकेशन। प्लेन टेक्स्ट टाइप 1 नल
0, MD5 टाइप 2। अगर आपको टाइप 1 ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगर करना है तो IP OSPF ऑथेंटिकेशन और सीधे क्या डाल देना है यहाँ पे, ऑथेंटिकेशन की। बट टाइप 1 इनेबल कराने के लिए एक कमांड होती है यहाँ पे, पहले इंटरफेस मोड में जाना, देखो यहाँ पे टाइप 1 इनेबल कराने के लिए कमांड होगी IP OSPF ऑथेंटिकेशन, और ये मैंडेटरी है कमांड। जब तक आप इस कमांड पे इनेबल नहीं कराओगे तब तक टाइप 1 ऑथेंटिकेशन इनेबल्ड नहीं होगा। फिर IP OSPF मान लो आपने क्या दे दिया यहाँ पे, कर दिया कॉन्फ़िगर। दिस इज कॉल्ड टाइप 1 ऑथेंटिकेशन। इनेबल कराने के लिए टाइप 1 को कमांड होगी IP OSPF ऑथेंटिकेशन। दिस कमांड इंस्ट्रक्ट्स टू दिस राउटर दैट यू हैव टू इनेबल टाइप 1 OSPF ऑथेंटिकेशन ऑन दिस पर्टिकुलर इंटरफेस। और दूसरी कमांड बता रही है इसको कि आपकी की क्या रहेगी, की सिस्को 1 2 3 शो IP OSPF नेबर। क्या कोई नेबर है? शो IP OSPF डेटाबेस। अच्छा, हमने कितनी प्रोसेस रन कराई हुई है यहाँ पे, LSS तो है ना। अरे मैंने क्या कहा था कि नेबरशिप डाउन हो जाती है, बट फिर भी ठीक है ना। सर पासवर्ड देने में एरर आ रही है। पासवर्ड कहाँ? ऑथेंटिकेशन पासवर्ड पे एरर आया था, स्पेशल कैटेगरी बता तो दिया। हाँ तो वो तो देख लेते वहीं पे, वो रीड नहीं किया था, वो भी समझाऊं क्या फिर? डीबग क्या कह रहा है ये? इनपुट स्पेसिफाइड टाइप 0, और हम क्या यूज कर रहे हैं? तो हमने क्या सामने कुछ कॉन्फ़िगर किया था अभी तक? तो इसका मतलब बाय डिफॉल्ट क्या चल रहा होता है? टाइप 0 मीन्स नल ऑथेंटिकेशन। हो गया प्रूव कि बाय डिफॉल्ट क्या रहता है? नल ऑथेंटिकेशन। मतलब टाइप है ही एक्चुअली। तो जब तक ऑथेंटिकेशन नहीं है तब तक उसको हम क्या बोलेंगे? नल ऑथेंटिकेशन इन OSPF। तो क्या कह रहा है ये कि जो इनपुट पैकेट है, आई मीन जो रिसीव हुआ पैकेट, उसमें ऑथेंटिकेशन टाइप 0 है, और जबकि हम क्या यूज कर रहे हैं? हाँ, तो इससे क्या होगा? मिसमैच ऑफ ऑथेंटिकेशन। तो अब R2 पे भी जाओ और ध्यान से देखना, अगर इसके 0/0 पे जा करके आपने डायरेक्टली कह दिया, अरे 0/0 ही है ना, IP OSPF ऑथेंटिकेशन की सिस्को 1 2, तो नेबरशिप अभी भी अब नहीं आएगी, क्योंकि आपने अभी तक टाइप 1 को इनेबल्ड। तो इसलिए कहा था कि जो फर्स्ट कमांड है IP OSPF ऑथेंटिकेशन इज मैंडेटरी। देख लो, नेबरशिप अब नहीं आएगी। ठीक है। अब जैसे ही R2 के इस इंटरफेस पे आप कहोगे IP OSPF ऑथेंटिकेशन, एंटर, हो गया टाइप 1 इनेबल्ड। ठीक है जी। टाइप 2 देखो, टाइप 2 इनेबल कराने के लिए कमांड होती है IP OSPF ऑथेंटिकेशन मैसेज डाइजेस्ट। IP OSPF की नंबर कुछ भी ले सकते हो आप, MD5, और फिर की स्ट्रिंग अप टू 16 कैरेक्टर्स मैक्सिमम। अब आप कहोगे मल्टीपल कीज तो यहाँ पे भी है,
क्या EICRP की तरह यहाँ पे रोटेशनल कीज को कॉन्फ़िगर करना पॉसिबल होगा? नहीं है यहाँ पे, क्योंकि रोटेशनल कीज केवल की चेन में कॉन्फ़िगर हो सकती है और यहाँ पे आप की चेन को कॉल नहीं कर सकते। OSPF में आप की चेन कॉल नहीं करोगे, ये पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पे ये फीचर अवेलेबल नहीं है OSPF में। ठीक है, तो अब फिर से एक्सपायर हो गया। मिसमैच्ड ऑथेंटिकेशन टाइप, इनपुट पैकेट स्पेसिफाइड टाइप एंड वी आर यूजिंग कॉन्फ़िगर करें दूसरे एंड पे भी अब, क्योंकि जब तक दूसरे एंड पे कॉन्फ़िगर नहीं करेंगे तब तक नेबरशिप आप नहीं आएगी। तो सबसे पहली कमांड क्या होती है? IP OSPF ऑथेंटिकेशन टाइप डिफाइन करोगे आप, क्या था? क्योंकि अगर इस कमांड को दिए बिना आप की डिफाइन कर भी देते हो तो भी नेबरशिप आप नहीं आएगी। फिर दूसरी कमांड क्या रहेगी? IP OSPF मैसेज डाइजेस्ट की MD5, यही था ना? नेबरशिप फिर से आप आ जानी चाहिए, आ गई? जी सर, बिल्कुल। बट आप मल्टीपल कीज यूज कर सकते हो, वो किस सिनेरियो में करोगे वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है? क्योंकि इस सिनेरियो में जहां पे आपका लिंक पॉइंट टू पॉइंट हो, आप मल्टीपल कीज यूज नहीं कर सकते। हाँ MD5 के अलावा एक और भी है। हाँ, नल तो होता ही है बाय डिफॉल्ट। टाइप 0 शो IP OSPF नेबर, इंक्रिप्शन टाइप कोई और है IPv6 में है बस, वहाँ पे MD5 इंक्रिप्शन टाइप नहीं होता, ये हैशिंग टाइप होता है एक्चुअली। तो हैशिंग एल्गोरिदम आज के जो नए iOS हैं उनमें आपको SHA मिल जाएगा अलोंग विद MD5, तो वहाँ पे आप SHA ले लोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है? SHA SHA, SHA में भी 2 वर्जन आ चुके हैं, हम तो अभी MD5 ही यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? क्या तो करा तो दिया, तो सो रहा था अब तक। एनक्रिप्टेड मैसेज दिखा तो अब क्या कराऊं मैं? तुम लोगों को शांति नहीं है वैसे। शो IP OSPF नेबर, नेबरशिप फॉर्म हो गई। फाइनली बचता है नल ऑथेंटिकेशन, ठीक है? वैसे तो नल बाय डिफॉल्ट होता है, बट अगर आपको कॉन्फ़िगर करना हो तो कर सकते हो। आपको सिंपली S0/0 पे जाओ, IP OSPF ऑथेंटिकेशन, और क्या ले लेना है यहाँ पे? हो गया नल, मतलब अब ये कोई ऑथेंटिकेशन यूज ही नहीं करेगा। तो फिर से नेबरशिप क्या हो जानी चाहिए यहाँ पे? ब्रेक 28 हो गया, लेस देन 30। अरे 40 होता है डेड इंटरवल। अगर ये हेलो रिसीव करता तो 30 के बाद वापस से क्या हो जाता? 40। क्या कह रहा है ये? इनपुट स्पेसिफाइड टाइप 2 एंड वी आर यूजिंग टाइप 0। शो रन देखना ध्यान से आप, S0/0। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे देखो प्लेन टेक्स्ट की भी है, अभी भी MD5 की भी है, बट हमने टाइप क्या ले लिया अब, तो इसलिए इन कीज का यहाँ पे कोई यूटिलाइजेशन नहीं है, ठीक है? तो अब सामने भी जाकर के क्या कह दोगे आप? IP OSPF ऑथेंटिकेशन नेबरशिप फिर से अप आ जानी चाहिए। बाय डिफॉल्ट नल तो अवेलेबल रहता है, हाँ, तो एक तरफ देने से नल कमांड, दूसरी तरफ नहीं देने से क्यों ब्रेक हो जाता है?
नल में तो हम कोई पासवर्ड सेट नहीं कर रहे ना, हाँ बाय डिफॉल्ट दूसरी तरफ भी इनेबल्ड है, ब्रेक क्यों हो जा रहा है? खुद ही सोच क्या पूछा है तूने, एक बार सोच के तो देख। हमने क्या इनेबल कराया R1 पे, और यहाँ R2 के 0/0 पे पहले से क्या था, क्या था? ये डीबग वाला आउटपुट समझ में नहीं आता तुम्हें? ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? पक्का समझ में आ गया सभी को किस तरीके से ऑथेंटिकेशन वगैरह कॉन्फ़िगर करना है इसमें? ओके। तो वो जो कीज है वो उसमें सेव हो चुकी है रनिंग पर? सेव नहीं है वो, रनिंग में तो है, राइट कर देना तो स्टार्टअप में हो जाएगी, बट उसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं होगा जब तक टाइप डिफाइन नहीं करोगे। ठीक है, बेसिक्स में और कुछ बचता है क्या वो SPF में? कर तो लिया सब कुछ। अब क्या MD5 को यूज़ करने का मतलब क्या हुआ? वो तो प्लेन टेस्ट से दिखाया था पासवर्ड को। हाँ हाँ कर लोगे लोग, मैं तुम लोगों की बैंड बजाऊंगा किसी दिन। सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन ये भी मैं ही समझाऊंगा क्या तुम्हें? अब फिर क्या है ये? ठीक है, राउट्स आ गए। इसके बाद नेक्स्ट अब हमारा टास्क है EIGRP। EIGRP को OSPF से कम्युनिकेट कराओ। रिप को भूल जाओ अभी कुछ टाइम के लिए, ISP को भी भूल जाओ, अब बस EIGRP पे ध्यान दे रहे हैं। EIGRP के पीछे क्या है? R9, और R9 के जो लेन यूजर्स हैं उन सभी को कनेक्टिविटी देनी है OSPF के यूजर्स के साथ में। ठीक है, तो क्या कराना पड़ेगा? रीडिस्ट्रीब्यूशन, और रीडिस्ट्रीब्यूशन से पहले हमें EIGRP कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, राइट? तो R4 पे जाएंगे और यहाँ पे क्या कॉन्फ़िगर करें हम? EIGRP 100 नॉट समरी नेटवर्क 9.0 है ना, हो गया होगा इनेबल्ड। शो IP EIGRP इंटरफेसेस हो गया 0/2 पे इनेबल्ड, और यहीं पे करना था ना? अरे यही है ना। R9 पे जाओ, नेबरशिप फॉर्म हो जाएगी। शो IP इंटरफेस ब्रीफ देखो, यहाँ पे शायद कुछ ज़्यादा लूप बैक्स हैं। हाँ यहाँ पे 7 तक हैं एक्चुअली, जो 5 तक कराया हुआ है ना मैंने वो 7 तक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे क्या प्रॉब्लम होगी? ठीक है, सभी इंटरफेसेस पे क्या इनेबल करा दिया? EIGRP, और ये सबके सब राउट्स किसके पास आ गए होंगे? अब R4 की नेबरशिप है ना, तो शो IP राउट EIGRP आ गए सबके सब। ठीक है, अरे अगर आपको R4 पे वो सबके सब राउट्स देखने हैं जो केवल और केवल EIGRP से लर्न हुए हैं, तो कमांड क्या देते हैं? शो IP राउट EIGRP। अगर OSPF वाले राउट्स देखने हैं तो शो IP राउट, और अगर शो IP राउट स्टैटिक देखने हैं तो स्टैटिक, शो IP राउट डायरेक्टली कनेक्टेड देखना है तो केवल कनेक्टेड, और सबको मिक्स करके देखना है तो शो IP राउट। ठीक है जी। R9 पे आ जाओ, शो IP राउट। नहीं आया। क्या है यहाँ पे? कोई राउट
क्यों नहीं है? डायरेक्टली कनेक्टेड है ना 9.0। क्योंकि जो R4 एडवर्टाइज करेगा वो R9 से क्या है, डायरेक्टली कनेक्टेड, तो इसलिए R9 की राउटिंग टेबल में कुछ नहीं दिखाएगा। और बाय डिफॉल्ट जो बाकी राउट्स हैं R4 के पास वो किसके थ्रू रन हुए हैं, OSPF। क्या OSPF वाले राउट्स ऑटोमेटिकली EIGRP वाले डोमेन में जाएंगे? ठीक है, इसलिए राउट्स नहीं है। तो अब किसकी रिक्वायरमेंट आएगी, हमें ये 90 वाले नेटवर्क्स R1 मींस OSPF डोमेन में चाहिए, तो क्या कराएंगे अब यहाँ पे हम रीडिस्ट्रीब्यूशन। चलो R4 पे शो IP OSPF, क्या फिलहाल ये ABR या ASBR है यहाँ पे? फिलहाल तो ऐसे बैकबोन राउटर वर्क कर रहा है ना ये, ठीक है। राउटर OSPF 1 क्या कहोगे, रिडिस्ट्रीब्यूट करो EIGRP, कौन सा AS है, 100 कर दो। क्या कह रहा है ये, तो अगर आप सिंपली कहते हो रिडिस्ट्रीब्यूट EIGRP 100 तो OSPF में केवल और केवल क्लासफुल नेटवर्क्स ही रिडिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो इसको कंफर्म करने के लिए आप एक काम कर सकते हो, या तो R4 का डेटाबेस चेक कर लो, डू शो IP OSPF डेटाबेस। तो टाइप ऑफ LSA में केवल एक ही LSA है ना, तो इसका मतलब 9.0 क्या था, क्लासफुल, और बाकी सब क्या होंगे, क्लासलेस। तो क्लासलेस को रिडिस्ट्रीब्यूट नहीं करता। तो R1 पे भी आपको केवल यही राउट दिखाई देगा, केवल एक एक्सटर्नल राउट है ना 9.0। अरे यही था ना क्लासफुल, तो क्लासफुल को तो रिडिस्ट्रीब्यूट कर दिया, क्लासलेस को रिडिस्ट्रीब्यूट नहीं कराया। तो इसको कराने के लिए आपको यहाँ पे मींस R4 पे कमांड ऐड करानी होगी, सबनेट्स। कंफर्म करने के लिए कि रिडिस्ट्रीब्यूशन हुआ है या नहीं, तो अपना ही डेटाबेस टेबल देख लेंगे हम, शो IP OSPF डेटाबेस। तो यहाँ पे क्या मिल जाने चाहिए, टाइप 5 LSAs। कितने नेटवर्क्स थे यहाँ पे, 7 तो ये थे और 109 और एक 7, कितने हो गए टोटल, 9। अरे 7 लूपबैक्स 90 की सीरीज में, एक उसका लेन और एक WAN, सभी को रिडिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और हर एक प्रीफिक्स के लिए एक टाइप 5 LSA जनरेट किया इसने, टाइप 5 एक्सटर्नल LSA। बोलो, लिंक आईडी में नेटवर्क बताया था मैंने आपको, राउट, और एडवर्टीजमेंट राउटर में कौन रहेगा, ASBR की राउटर आईडी। तो क्योंकि रिडिस्ट्रीब्यूशन हमने कहाँ पे कराया, R4 पे, तो इसकी अपनी राउटर आईडी आएगी या नहीं आएगी। और अब ये कैसे वर्क कर रहा होगा, ऐसे ASBR, तो शो IP OSPF। देखना क्या क्या कह रहा है अब ये, इट इज एन ऑटोनोमस सिस्टम बाउंड्री, तो बन गया ASBR। अब क्या पहले ये ASBR था, हाँ, तो ASBR कब बनता है, जब आप उस राउटर पे रीडिस्ट्रीब्यूशन मीन्स जो राउटर टाइप 5 LSA ओरिजिनेट करेगा तो वो क्या बन जाता है, ASBR। किसी को कोई प्रॉब्लम, अरे यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, पक्का, ठीक है। अब ये जो R4 है इसके पास क्या आ गए, टाइप 5 LSAs। ये इन टाइप 5 LSAs को अपने नेबर R3 को भी देगा और एज वेल एज R5 को LSA देगा ना। तो अब R3 पे जाओ, R3 पे डेटाबेस टेबल में ये सबके सब टाइप 5 LSAs होने चाहिए ना, आ गए। साथ में R5 पे भी होने चाहिए, आ गए। अब जब डेटाबेस टेबल में है तो राउटिंग टेबल में भी होने चाहिए R3 पे, आ गए ये। अरे OE2 का मतलब होता है OSPF एक्सटर्नल टाइप 2। अरे OE2 का मीनिंग होता है OSPF एक्सटर्नल टाइप 2। किसी को कोई प्रॉब्लम, अरे अभी टाइप 2 का मीनिंग मत समझो, बस OE2 का मीनिंग समझ लो। अभी टाइप 2 क्या होता है वो मैं बाद में समझाऊंगा। OE2 90 वाले सभी आ गए, फिर 172 सीरीज में भी आया था एक 109 और एक 9.0, सबके सब कैसे आ रहे हैं, ऐसे OE2 आ गए। अब R3 किसको दे देगा, R2 को, और R2 किसको दे देगा फाइनली, R1 को। तो देखना यहाँ पे LSAs आ गए होंगे, ये आ गए। शो IP राउट आ गए सबके सब। ऐसे ही R7 पे राउट भी हैं और LSAs भी हैं। रिडिस्ट्रीब्यूशन हो गया सक्सेसफुली, अरे रिडिस्ट्रीब्यूशन हो गया ना सक्सेसफुली, ठीक है। अब ध्यान से देखना प्लीज, R3 पे आओ। 90 वाले नेटवर्क्स पे जाने के लिए कॉस्ट कितनी है, R2 पे आओ।
90 वाले राउट्स पे जाने के लिए कॉस्ट कितनी है? R1 पे आओ, कितनी है कॉस्ट? ऐसा कैसे हुआ ये? अरे जब R4 से R3 को गया तो R3 को क्या अपनी कॉस्ट को ऐड नहीं करना चाहिए था? और जब R3 ने R2 को दिया तो क्या R2 को अपनी कॉस्ट को ऐड नहीं करना चाहिए था? करना चाहिए था ना? क्या कॉस्ट ऐड हुई? सभी पे क्या दिखा रहा है? 20। और ये जो 20 होती है ना कॉस्ट, ये सीड मैट्रिक होती है, मीन्स दैट इनिशियल मैट्रिक। OSPF में अगर आप किसी दूसरे राउटिंग प्रोटोकॉल को रिडिस्ट्रीब्यूट करते हो तो इसमें आपको मैट्रिक कमांड देने की जरूरत नहीं होती। OSPF में देखो बाय डिफॉल्ट होता क्या है कि जब एक राउटिंग डोमेन से दूसरे राउटिंग डोमेन में जाएगा तो उसकी मैट्रिक चेंज होती है या नहीं? EICRP में मैट्रिक क्या होती है? बैंडविड्थ, डिले, लोड, रिलायबिलिटी, MTU। और जबकि OSPF में क्या होती है? कॉस्ट। तो जब एक राउटिंग डोमेन से दूसरे राउटिंग डोमेन में जाएगा तो उसको कुछ तो मैट्रिक चाहिए, इनिशियल मैट्रिक। तो बाय डिफॉल्ट OSPF में क्या होती है? वो 20। और EICRP में कोई भी इनिशियल मैट्रिक नहीं होती। यही रीजन है कि जब आप EICRP में कुछ रिडिस्ट्रीब्यूशन कराओगे तो आपको मैट्रिक हमेशा स्पेसिफाई करनी होती है, इनिशियल मैट्रिक्स। OSPF में बाय डिफॉल्ट कितनी होती है? 20। तो कोई भी राउट अगर आप रिडिस्ट्रीब्यूट कराओगे OSPF में तो बाय डिफॉल्ट उसकी जो इनिशियल मैट्रिक रहेगी दैट विल बी 20। और इसको आप कंफर्म कहां से करोगे? R4 पे ही चलो आप। यहाँ पे वैसे तो वो राउट्स किसके थ्रू लर्न हो रहे होंगे? EICRP के थ्रू। लेकिन जब आप डेटाबेस टेबल देखोगे SHOIP OSPF डेटाबेस, तो यहाँ पे टाइप 5 LSS है ना? टाइप 5 LSS को ओपन करके देखो, SHOIP OSPF डेटाबेस एक्सटर्नल, और कौन सा ओपन कर लो? 90.1.0 कर ले ओपन। पहली बात तो इसने क्या बता दिया? एक्सटर्नल नेटवर्क नंबर, मतलब ये क्या है? एक्सटर्नल राउट। एडवर्टाइजिंग राउटर कौन है? R4। और सीक्वेंस नंबर क्या लोकेट कर दिया इसने? इसको 1। मैट्रिक टाइप क्या है इसकी? और सीड मैट्रिक देखना ऑटोमेटिकली क्या ले ली इसने। और यहाँ पे ये फॉरवर्डर एड्रेस, मीनिंग मत समझना, बस इतना समझ लो कि फॉरवर्डर एड्रेस क्या है यहाँ पे? 00। बाय डिफॉल्ट 0 ही रहता है यहाँ पे। अरे बाय डिफॉल्ट 0 ही रहता है। और यूज क्या है इसका वो मैं बाद में समझाऊंगा, अभी नहीं। इवन कल की क्लास में भी शायद नहीं होगा, और होगा तो बता दूंगा। अरे जब भी आएगा बता दूंगा मैं आपको, ठीक है। मैट्रिक कितनी है यहाँ पे? बाय डिफॉल्ट 20। तो इसी को क्या कहते हैं हम? सीड मैट्रिक। क्या हमने मैट्रिक एलोकेट की थी? बट अगर आप इस सीड मैट्रिक को चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो। राउटर OSPF 1 आपने कमांड क्या दी थी? सबनेट्स। तो यहाँ पे क्या दे सकते हो आप? मैट्रिक। मान लो कि आपने क्या देना चाहते हो? 50। तो आप सीड मैट्रिक को भी मैनिपुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पे सीड मैट्रिक कितनी हो गई अब? 50। अरे रिडिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे सीड मैट्रिक को चेंज कर दिया, इनिशियल मैट्रिक को चेंज कर दिया। तो जब आप यहाँ पे आप LSA ओपन करोगे तो LSA में कितनी मैट्रिक आनी चाहिए? अब ये होता है टाइप 5 LSA। टाइप 5 LSA कंटेन्स एक्सटर्नल राउट्स। और कौन जनरेट करता है इसको? ASBR। तो वही हुआ। और अगर 10 प्रीफिक्सेस रिडिस्ट्रीब्यूट करे तो क्या बताया था? 10 एक्सटर्नल LSAs होंगे। तो फिलहाल वही प्रूव हो गया ना, जितने भी राउट्स उतने ही क्या होंगे? एक्सटर्नल LSA, मींस टाइप 5 LSA। और एक LSA में एक ही राउट की इंफॉर्मेशन है ना, एक ही प्रीफिक्स की इंफॉर्मेशन है ना। समझ में आ गया सभी को? ठीक है। अरे बताऊंगा यार। अभी सीड मैट्रिक कितनी है? 50। अब R4 ये राउट किसको देगा? R3, R5, R2, R6, R1 एज वेल एज R7। तो देखना R3 पे जाकर के एक बार मैट्रिक 50 हो गई। यहाँ पे भी कितनी है? R1 पे कितनी है? 50। R7 पे भी कितनी है? मतलब कुल मिला के ये तो प्रूव हो गया कि सीड मैट्रिक जा रही है सभी के पास। लेकिन जो अपने लिंक्स की कॉस्ट है उसको ऐड नहीं कर रहा ना। क्यों नहीं करता है वो देखो। एक्चुअली होता क्या है, जब आप OSPF में किसी भी राउट को रिडिस्ट्रीब्यूट करते हो, जैसे कि आपने यहाँ पे कमांड दी थी। अब ये जो मैट्रिक कमांड है ये हटा दूं मैं? हटा दूं ना? बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगी मैट्रिक अब? ठीक है, देख लो दोबारा से। ठीक है, हो गए 20। ओके, एक बात याद रखना, जब भी आप OSPF में कुछ रिडिस्ट्रीब्यूट कराओगे तो बाय डिफॉल्ट सीड मैट्रिक कितनी होती है उसकी? बाय डिफॉल्ट केवल क्लासफुल को रिडिस्ट्रीब्यूट करता है। सबनेट कीवर्ड ऐड करा दोगे तो क्लासलेस को भी रिडिस्ट्रीब्यूट करना
स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। और साथ में जो उसका मैट्रिक टाइप लग करके जाता है, या जो बाय डिफॉल्ट जो मैट्रिक टाइप होता है दैट इज 2। मैट्रिक टाइप ये बाय डिफॉल्ट होता है। दो ही टाइप होते हैं जब आप जब भी आप एक्सटर्नल राउट की बात करोगे, एक्सटर्नल प्रीफिक्स की बात करोगे, तो इसके दो ही टाइप होते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। बाय डिफॉल्ट क्या रहता है, टाइप 2। और टाइप 2 का मीनिंग देखो क्या होता है, लार्जर देन, इसको याद रखना है इस स्टेटमेंट को। टाइप 2 का मीनिंग क्या रहता है, लार्जर देन एनी लिंक स्टेट पाथ, ठीक है। अब अगर टाइप 2 है तो रास्ते में जितने भी लिंक्स आएंगे ना, तो उसकी कॉस्ट को ऐड नहीं किया जाता। फिलहाल के लिए इतना याद रखो कि अगर आपका मैट्रिक टाइप 2 रहता है, OE2 का मतलब क्या होता है, एक्सटर्नल टाइप 2, तो कभी भी जो रास्ते में लिंक्स आएंगे उनकी कॉस्ट ऐड नहीं होगी, केवल सीड मैट्रिक दिखाएगा राउटिंग टेबल में, राइट। ओके, अब इसका डिसएडवांटेज हो सकता है ना आपको, जैसे कि यहां पे रिडिस्ट्रीब्यूशन करा दिया और यहां पे भी, यहां से भी क्या जाएगा E2 और यहां से भी क्या जाएगा। मान लो यहां पे कॉस्ट है 500 और यहां पे 50, यहां पे है 10 और यहां पे है 5, क्या कॉस्ट एडअप होगी, दोनों ही तरफ से क्या आएगी, केवल सीड मैट्रिक, यहां से भी 20 और यहां से भी 20, तो क्या परफॉर्म कराएगा फिर ये, इक्वल कॉस्ट नहीं है समझ में। अरे दोनों तरफ से इक्वली आएगी ना कॉस्ट, तो गलत है ना ये। तो हम क्या चाहते हैं कि जो रास्ते में लिंक्स हैं उनकी कॉस्ट ऐड हो, तो उसके लिए क्या ले लेंगे, मैट्रिक टाइप 1। तो रिडिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे जब आप रिडिस्ट्रीब्यूशन परफॉर्म करते हो, R4 पे जब आपने रिडिस्ट्रीब्यूशन वाली कमांड दी, देखो सीड मैट्रिक तो चेंज कर लोगे ना आप लोग। जब आपने ये कमांड दी थी यहां पे देखो, सबनेट्स वाली, मींस रिडिस्ट्रीब्यूट EICRP 100 सबनेट्स, तो साथ में क्या कहते हैं ना यहाँ पे, मैट्रिक टाइप। एक तो होता है मैट्रिक क्या होती है, सीड मैट्रिक। अब यहाँ पे क्या दोगे आप, सीड मैट्रिक टाइप में दो ही होंगे, टाइप 1 या फिर बाय डिफॉल्ट क्या रहता है, टाइप 2। और टाइप 2 में जो रास्ते में लिंक्स आते हैं कभी भी उनकी कॉस्ट ऐड नहीं होती, तो टाइप क्या ले लेंगे इस बार, 1 ले लिया। सीड मैट्रिक अभी भी 20 ही रहेगी, देख लो आप यहाँ पे तो देख ही सकते हो ना। अरे ये देखो SHOIP OSPF डेटाबेस, तो इसके पास टाइप 5 LSA है, इसको ओपन कर लो, SHOIP OSPF डेटाबेस एक्सटर्नल, और कौन सा 90 वाला देख लें, कितनी है सीड मैट्रिक, और इस बार क्या कह रहा है ये, ठीक है। और देखो अब R3 पे जाओ, पहले यहाँ पे कितनी कॉस्ट हो गई, अब R2 पे जाओ, सॉरी यहाँ पे कितनी हो गई। तो जब से हमने मैट्रिक टाइप 1 किया, तो जो भी लिंक्स है रास्ते में उन सभी की कॉस्ट ऐड होने लग गई। अब कैसे ऐड हुई वो देखो, ध्यान से देखना। जब R4 ने LSA जनरेट किया टाइप 5 LSA, तो उसमें कॉस्ट कितनी है, 20। R3 पे आया LSA, आया होगा ना, यहाँ पे भी कितनी है। फिर R3 ने किसको दिया होगा, R2 को, यहाँ पे भी कितनी है। फिर R2 ने किसको दिया होगा, अरे देख लो ना, यहाँ पे भी LSA है ये देखो डेटाबेस टेबल, टाइप 5 LSA SHOIP OSPF डेटाबेस एक्सटर्नल, मैट्रिक कितनी है यहाँ पे भी। तो फिर ये 222 कैसे हो गई, हमें 222, अरे कैसे ऐड कर ली, ऐसे ही जादू है। ऐसे ही R3 पे भी कितनी थी, 20, लेकिन यहाँ पे टोटल कॉस्ट कितनी है,
84, R2 से 148, वहाँ पे जो एडवर्टाइजिंग राउटर एडवर्टाइजिंग राउटर नहीं है ये, देखो सुनो पहले R3 पे आओ, शो आईपी ओएसपीएफ बॉर्डर कौन है, ASBR, क्यों आया समझ में? और ASBR पे जाने के लिए कॉस्ट कितनी है? शो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस एक्सटर्नल 90.1.1.0, इसकी सीड मैट्रिक कितनी है? 64 प्लस 20 कितना हो गया? तो R3 से कितना है? 84। फिर R3 ने किसको दिया होगा ये LS से? 2 को। शो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस एक्सटर्नल 90.1.0 कितनी है यहाँ पे भी? 20। लेकिन शो आईपी ओएसपीएफ बॉर्डर राउटर ASBR पे जाने के लिए टोटल कॉस्ट कितनी है? 128 प्लस 20 कितना हो गया? फिर ऐसे ही इसने LS से किसको दे दिया होगा? HTTP R1 को। शो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस 90 वाला आ गया। शो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस एक्सटर्नल 90.1.1.0 कितना है? 20। शो आईपी ओएसपीएफ बॉर्डर राउटर कितनी कॉस्ट है यहाँ से ASBR पे जाने की? देख लो आप लोग, तो 202 प्लस 20 कितना हो गया? 222। तो कितना दिखा रहा है यहाँ पे? आ गई बात समझ में? तो जब टाइप 1 होता है, जब टाइप 1 होता है तो उसमें केवल सीड मैट्रिक शो करेगा राउटिंग टेबल में, मींस उसमें वो अपने से ASBR को रीच करने में जो टोटल कॉस्ट है उसको ऐड नहीं करेगा। बट E1 में हमेशा कॉस्ट टू रीच ASBR ऐड होगी। E1 में मींस टाइप 1 में कॉस्ट टू रीच ASBR हमेशा ऐड होगी। आ गया समझ में? अरे क्लियर हुआ सभी को ये? अरे E2 E1 में डिफरेंस क्लियर हुआ? अभी ऐसा क्यों रखा है यहाँ पे? E1 और E2 का फंडा क्यों आया यहाँ पे? उसका एक रीजन है। मान लो रिडिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे भी कराया, अरे ये हमारा डोमेन है राइट, ये इतना रिडिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे भी करा रखा है R1 पे और साथ में R2 पे। R1 की जो बैंडविड्थ है यहाँ पे ये है 10 Mbps राइट, और ये है 1 Mbps। क्यों? क्योंकि ये जो लिंक है मेरा, ये क्या है हमारा? सेकेंडरी, और ये क्या है? प्राइमरी लिंक। तो हम क्या चाहते हैं? रिडिस्ट्रीब्यूशन दोनों पे कराया। हम क्या चाहते हैं कि जब तक प्राइमरी लिंक अप है तब तक पूरा का पूरा ट्रैफिक, चाहे वो इस राउटर का, चाहे यहाँ पे यूजर्स हमारे, इन सब का ट्रैफिक कहां से जाना चाहिए? प्राइमरी से, सबका। बट जैसे ही प्राइमरी डाउन हो तो कहां से जाना चाहिए? सभी का सेकेंडरी से। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? ये जो R1 है यहां पे मैट्रिक टाइप क्या ले लेंगे? E1। क्या ले लेंगे? E1। और यहां पे क्या ले लेंगे? E2। मतलब जब यहां पे रिडिस्ट्रीब्यूशन कराएंगे सेकेंडरी वाले राउट पे, तो वहां पे मैट्रिक टाइप क्या ले लेंगे हम? E2। और E2 का मीनिंग मैंने आपको नोट कराया था, बोलना। अरे बताओ मेरे को, क्या नोट कराया था मैंने? हायर देन एनी अदर लिंक स्टेट पाथ। तो इसका मीनिंग ये होता है कि अगर आपको एक राउटर है, ये इसको एक राउट मिल रहा है इस नेबर से, मतलब यहां पे 2 नेबर्स हैं इसके, और एक राउट इधर से आ रहा है। लेट्स से इट इज राइट, इधर से आया ये E1 और इसकी कॉस्ट है 200, और इधर से आया E2 और इसकी कॉस्ट क्या है मान लो। बट बाय डिफॉल्ट रूल क्या होता है कि E1 क्या होता है? कंपेरेबल, और E2 क्या होता है? लार्जर देन एनी अदर लिंक स्टेट पाथ। तो E2 को तो हमने मान ही रखा है पहले से कि इट इज, इस मैट्रिक इज लार्जर देन एनी अदर लिंक स्टेट पाथ। तो भले ही इसकी मैट्रिक लोअर हो बट बेस्ट क्या बनेगा? E1। अरे यही तो मीनिंग होता है E2 का कि लार्जर देन एनी अदर लिंक स्टेट पाथ। तो मतलब E2 को तो लार्जर माना ही गया है, तो क्या E2 में
जो रास्ते में लिंक्स आएंगे या कोस्ट टू रीच ASBR को ऐड कराने से कोई बेनिफिट मिलेगा आपको? उसको तो पहले ही बता दिया कि लार्जर देन एनी अदर लिंक स्टेट पाथ। तो क्या ऐड कराने की जरूरत होगी कोस्ट को? और जबकि E1 में क्या होता है? कंपेरेबल विद अदर लिंक स्टेट पाथ। तो यहां पे तो कोस्ट ऐड कराने की जरूरत होगी, तभी तो कंपेयर कर पाएगा कि कौन सा बेस्ट रहेगा। तो इसलिए E1 में जो रास्ते में लिंक्स आते हैं मींस कोस्ट टू रीच ASBR ऐड होगी, और E2 में कोस्ट टू रीच ASBR को ऐड कराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि E2 का मीनिंग ही क्या होता है? लार्जर देन एनी अदर लिंक स्टेट पाथ। तो अगर एक तरफ से E1 आता है और एक तरफ से E2 आता है तो हमेशा बेस्ट क्या रहेगा? E1। और आप इस रूल को किसी भी तरीके से चेंज नहीं कर सकते, आइदर विद यूजिंग एडी वैल्यू और मैट्रिक, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पे भी देख लो E2 में मैट्रिक कितनी आई? 20, क्योंकि इसमें रास्ते में जो कोस्ट टू रीच ASBR तो ऐड होगी नहीं, और यहां से E1 के साथ मैट्रिक कितनी आ रही है? 200। फिर भी बेस्ट कौन सा बना? E1। तो E1 और E2 के बीच में हमेशा बेस्ट क्या रहेगा? E1। तो अब अगर आपका इस तरह का डायग्राम है, इस तरह का कि ये प्राइमरी और ये सेकेंडरी, तो यहाँ पे क्या ले लेंगे? E1। तो जब यहाँ से जाएगा राउट तो ऐसे E1 जाएगा ना यहाँ तक, तो बेस्ट क्या रहेगा सभी के लिए? E1। और इनकेस अगर ये डाउन हो जाता है तो रेडिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा? क्लोज। अरे रेडिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे बंद हो जाएगा, तो अब केवल सभी को क्या मिलेगा? E2। फिर तो यहीं से जाएगा ना सभी का ट्रैफिक। तो इसलिए यहाँ पे E1 और E2 का कॉन्सेप्ट डाला इन्होंने। आया समझ में सभी को या नहीं? हाँ जी, क्लियर हुआ सभी को E1 E2 में डिफरेंस? तो जब आप रीडिस्ट्रीब्यूशन परफॉर्म करते हो तो उसी टाइम पे आपको डिफाइन करना होगा कि आप E1 रखना चाहते हो या फिर E2। ये काम तो वैसे भी हो सकता है। कैसे? यहाँ पे भी E1 यूज कर ले, वहाँ पे भी। हाँ, और वहाँ पे जो सीड में टिक हो रहा है। कितना? फिर जो रास्ते में लिंक्स है उनकी भी तो कोस्ट ऐड होगी। क्या? सीड मैट्रिक 60,000 देगा। ये समझ में आ गया सभी को? E1 E2 में डिफरेंसेस जो भी थे वो क्लियर हो गया सभी को? पक्का? ठीक है। इसके बाद फिर वापस चलते हैं R4 पे। सीड मैट्रिक भी पता चल गया आपको। सीड मैट्रिक क्या होता है? बाय डिफॉल्ट क्या रहता है? चेंज कर सकते हो, जैसे यहाँ पे आपने कमांड दी थी टाइप, साथ में क्या दे दो? अरे राउटर मोड में तो जाओ पहले। मैट्रिक क्या दे दो? यहाँ पे जो भी देना हो आपको चेंज कर सकते हो। यू कैन कॉन्फ़िगर इट इन बिटवीन 0 to, आगे काउंट कर लेना खुद से, ठीक है? तो सीड मैट्रिक को आप चेंज कर सकते हो, राइट? अब यहाँ पे ध्यान से देखो, एक वैल्यू होती है टैग। बाय डिफॉल्ट टैग में क्या लग करके जाता है? और सभी पे देख लो, ये हर एक पे मिलेगा। R3 पे भी देख लो, टैग यहाँ पे भी क्या है? 0, क्योंकि जो ASBR ने लगा दिया वही मिलेगा ना सभी को। अरे जो ASBR ने टैग ऐड करा करके फॉरवर्ड किया LSA को, तो अब जो भी उस LSA को रिसीव करेगा तो उसमें टैग वही रहेगा सेम। तो R4 ने क्या ऐड कराया था? 0। देखो टैग का मीनिंग समझो आप। हम कहते हैं टैगिंग, जहां से आप निकलोगे वहां पे टैग लगाते जाना, मतलब एक मार्क करते जाना। आइडेंटिफिकेशन के लिए हम यहाँ पे टैग यूज करते हैं, आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो जैसे आपके पास मल्टीपल पॉइंट्स है जहाँ पे आपने रिडिस्ट्रीब्यूशन कराई हुई है, तो उस केस में आप जहाँ पे भी रिडिस्ट्रीब्यूशन कराओगे उसको एक स्पेसिफिक नंबर एलोकेट कर सकते हो। तो उसको देख करके ही हमें समझ में आ गया, तो इसका देख करके ही समझ में आ जाएगा कि अगर ये टैग लगा हुआ है इसका मतलब ये वहां पे रिडिस्ट्रीब्यूट हुआ है। जैसे हमने EICRP 100 को रिडिस्ट्रीब्यूट कराया, तो टैग क्या दे दोगे आप यहाँ पे? 100। टैग 100। तो अब 0 की जगह पे क्या लेकर के जाएगा? 100। तो जैसे हम LSA को देखेंगे तो टैग वैल्यू दिखेगी, तो टैग को देखते ही समझ में आ गया कि EICRP 100 को रिडिस्ट्रीब्यूट कराया हुआ है इसमें। मींस ये वही राउट्स हैं जिनको हमने EICRP 100 से OSPF में रिडिस्ट्रीब्यूट कराया। आ गया समझ में? तो इस पर्पस के लिए क्या यूज कर लेते हैं हम यहाँ पे? टैगिंग। इवन और भी कुछ ज्यादा यहाँ पे यूजेस है, जैसे हमने राउट फिल्टरिंग कराई थी EICRP में,
तो हम चाहते हैं कि जो टैग 100 के साथ हैं, जो टैग 100 के साथ आए वो तो अलाउ हो जाएं, और जो टैग 200 के साथ आए वो फिल्टर हो जाए। तो उसके लिए भी आप यूज कर सकते हो। मीन्स अपने प्रीफिक्सेस को मैच कराने के लिए भी टैग वैल्यू का यूज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे R1 पे जाओ, आप डेटाबेस टेबल देखोगे तो यहाँ पे तो दिखाएगा आपको टैग क्या लग करके आ रहा है, राउट में भी दिखा देगा आपको शो आईपी राउट। यहाँ पे तो दिखाएगा नहीं डायरेक्टली, बट अगर आप कहोगे शो आईपी राउट 90.1.0, ठीक है, आ गया टैग 100। हाँ ठीक है, EICRP कहाँ दिखाएगा, यहाँ पे कुछ दिखाता नहीं, कहाँ से डिस्ट्रीब्यूट। E1 का मतलब EICRP नहीं होता, एक्सटर्नल होता है। तो EICRP रिप से भी तो रिडिस्ट्रीब्यूट हो सकता था। रिप में R1 नहीं आएगा, यहाँ पे E1 या E2 ही आएगा। एक्सटर्नल टाइप 1, एक्सटर्नल टाइप 2, E1 E2 का मीनिंग होता है। EICRP टाइप 1 या EICRP टाइप 2 नहीं होता। अरे आ गया समझ में? तो सिंपली इस तरीके से आप टैग वैल्यू को यूज कर सकते हो। किसी को कोई प्रॉब्लम? फिलहाल इसने देखो सभी राउट्स को रिडिस्ट्रीब्यूट करा दिया। अब मैं आपको बताऊंगा कंडीशनल रीडिस्ट्रीब्यूशन। सभी राउट्स आ गए, टोटल 9 नेटवर्क्स थे ना। मैं चाहता हूं कि केवल ये पहले 3 आए बस, और नहीं, क्योंकि अगर सभी को रिडिस्ट्रीब्यूट करा दिया, पता चले कि EICRP से आ रहे थे 500, हम तो केवल उनको रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना जो हमारे काम के हैं। नहीं आया समझ में? अरे R4 पे ऐसा थोड़े ना कि जितने भी राउट्स आ रहे हैं EICRP के थ्रू उन सभी को रिडिस्ट्रीब्यूट कर दो। जिनकी आपको रिक्वायरमेंट होगी केवल उन्हीं को रिडिस्ट्रीब्यूट करोगे ना। तो इसके लिए अब हम परफॉर्म करेंगे कंडीशनल रीडिस्ट्रीब्यूशन, राइट। तो उसके लिए कुछ ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सा है। आप ACL में कॉल कर लो उन सभी प्रीफिक्सेस को जिनको आप रिडिस्ट्रीब्यूट कराना चाहते हो। तो एक्सेस लिस्ट 1 परमिट कौन कौन से हैं, एक साथ कॉल कर लूँ? 0 2 3 में यही आ जाएंगे, तो पहले तीनों आ जाएंगे, इसमें आ जाएंगे या नहीं? एक राउट मैप बनाना, नाम दे देना कुछ इस तरीके से, रिडिस्ट्रीब्यूट। अब राउट मैप में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना आपको। रिडिस्ट्रीब्यूट अंडरस्कोर फ्रॉम अंडरस्कोर EICRP टू अंडरस्कोर, अच्छा नाम है ना। अरे ऐसे ही रखना होता है राउट मैप का नेम, जिससे कि आपको इन फ्यूचर इजीली आपको समझ में आ जाए कि इस राउट मैप का यूज किस लिए किया हुआ है। तो इस तरीके से उनको उनके नेम को स्पेसिफाई किया जाता है, ठीक है। तो राउट मैप रिडिस्ट्रीब्यूट फ्रॉम EICRP टू OSPF या इनटू OSPF। और आगे क्या कह देना यहाँ पे, परमिट 10 मैच IP एड्रेस कितना 1, केवल उन्हीं को रिडिस्ट्रीब्यूट करना है ना, तो उन्हीं को परमिट करा लिया। ACL में भी और राउट मैप में भी तो केवल वही रिडिस्ट्रीब्यूट होंगे ना, और बाकी सब क्या हो जाएंगे, इम्प्लिसिट, डिनाइड। तो राउटर OSPF 1 जो कमांड दी थी आपने रिडिस्ट्रीब्यूट टैग 100, साथ में क्या दे सकते हो, और राउट मैप में अपने राउट मैप को कॉल कर लो। स्पेलिंग मिस्टेक ना हो जाए तो अच्छा रहेगा, कॉपी पेस्ट कर लेना। ठीक है जी। तो जब आपने OSPF में रिडिस्ट्रीब्यूट कराया तो साथ में क्या कॉल कर लिया आपने, राउट मैप, और राउट मैप में केवल उनको अलाउ कराया जिनको आप रिडिस्ट्रीब्यूट कराना चाहते हो। तो इस बार इसके डेटाबेस टेबल में कितने LSA होने चाहिए, केवल 3। डू शो IP OSPF डेटाबेस देखना। अरे सभी के पास 3 LSA होने चाहिए, 3 है ना। शो IP राउट केवल 3 आए ना। तो इस तरीके से आप क्या करा सकते हो, कंडीशनल रीडिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, कर लोगे, कंडीशनल रीडिस्ट्रीब्यूशन कर लोगे। अब राउट मैप में तो किसी भी तरीके से मैच करा सकते हो विद यूजिंग आइदर स्टैंडर्ड ACL
एक्सटेंडेड ACL और प्रीफिक्स लिस्ट इंटरफेस को मैच करा लो, मैट्रिक को मैच करा लो कि जो इस मैट्रिक के साथ आ रहे हैं केवल उन्हीं को रिडिस्ट्रीब्यूट करना है। कर लोगे? वापस जाओ R4 पे, डू शो हिस्ट्री, और जो ये कमांड्स दी थी उसको फिर से सभी को रिडिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। सभी हो जाएंगे वापस से, सॉरी इसके बाद क्या था, टैग। फिर से सबके सब आगे, सबके सब। किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? पक्का? पिंग करा के देखें अब 90 को, पिंग करा लें। क्यों क्यों नहीं हुआ? क्या रिवर्स पाथ अवेलेबल नहीं है, ऐसा बोलो। रिवर्स राउट अवेलेबल नहीं है, तो आप इसको देख भी सकते हैं। ट्रेस राउट 90.1.1 तो 90 तक चला जाएगा। देखो ये 3.2 R4 तक चला गया, और R4 ने इसको आगे भी फॉरवर्ड कर दिया होगा, लेकिन वहां से तो रिप्लाई नहीं आएगा ना। देख सकते हो R9 पे जाकर के डिबगिंग चला दें और R1 से पिंग कराओ, तो देखना आप क्या कह रहा है। R9 अनराउटेबल हो गया। अरे जब सोर्स में 90 और डेस्टिनेशन में जहां से आया 1.1 तो क्या हो गया, अनराउटेबल, बिकॉज इट डजंट हैव एनी इंफॉर्मेशन फॉर दैट पर्टिकुलर राउट। तो यहाँ पे या तो आप डिफॉल्ट राउट दे दो, उससे भी काम चल जाएगा ना। अरे रिडिस्ट्रीब्यूशन ना करा करके क्या दे दो यहाँ पे, काम चलेगा या नहीं। और या फिर क्या करा लो R4 पे ही रीडिस्ट्रीब्यूशन, म्यूचुअल रीडिस्ट्रीब्यूशन। म्यूचुअल का मतलब होता है जैसे EICRP to OSPF एंड देन वाइस वर्सा, राइट। तो राउटर EICRP क्या था, रीडिस्ट्रीब्यूट करो, OSPF कितना था 1, क्या होगा रीडिस्ट्रीब्यूट। कंफर्म करने के लिए EICRP की टोपोलॉजी टेबल देख लो यहीं पे, क्योंकि अगर रिडिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा तो इसकी लोकल टोपोलॉजी टेबल में राउट्स आ गए होंगे। तो डू शो IP EICRP टोपोलॉजी देखना है क्या यहाँ पे कोई रिडिस्ट्रीब्यूटेड राउट, क्यों नहीं आए, क्योंकि इसकी अपनी कोई सीड मैट्रिक नहीं होती। तो आप क्या कहोगे यहाँ पे, मैट्रिक बाय डिफॉल्ट। अब देखना बैंडविड्थ क्या मांग रहा है, कुछ भी दे दो, 1 दे दो, मन करे 1544 दे दो, क्योंकि जो आप यहाँ पे ये वैल्यूज एलोकेट करोगे उन्हीं के अकॉर्डिंग ये अपनी सीड मैट्रिक कैलकुलेट करेगा विद यूजिंग दैट फॉर्मूला बताया था। आप यहाँ पे जो भी वैल्यूज एलोकेट करोगे यहाँ पे इनके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो रिडिस्ट्रीब्यूट OSPF 1 मैट्रिक क्या रखें यहाँ पे, अरे जो मन करे वो रख लो, 100 ले लिया हमने। डिले 0, लोड सॉरी रिलायबिलिटी 100% 255, लोड 1, MTU मन करे 1 ले लो, 1500 जो, अरे जो मन करे वो ले लेना। बट अब रिडिस्ट्रीब्यूशन हो गया होगा। डू शो IP EICRP टोपोलॉजी देखना आगे सबके सब एज ए। अब जब ये अब तो R9 पे मिल जाने चाहिए ना सबके सब राउट्स एज ए। राइट किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? अब तो पिंग हो जाना चाहिए। हो गया पिंग? टेलनेट लेना है?
सॉरी, R1 पे जाओ, टेलनेट, ठीक है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? होनी भी नहीं चाहिए। R4 पे हमने क्या कराया था यहाँ पे रिडिस्ट्रीब्यूशन EICRP में। तो जब आप EICRP में रिडिस्ट्रीब्यूशन परफॉर्म कराओगे ना, यहाँ पे जब आप ये कमांड देते हो तो इसमें भी साथ में आप क्या लगा सकते हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि राउट मैप केवल OSPF में ही लगता है। आप OSPF से जब EICRP में रिडिस्ट्रीब्यूट करोगे तो उसमें भी आप स्पेसिफिक राउट्स को कॉल कर सकते हो और केवल वही रिडिस्ट्रीब्यूट होंगे, राइट। कर लोगे इसको, ठीक है। अब इसके बाद आप यहाँ पे कमांड और दे सकते हो कि अगर आप चाहते हो, मान लो कि आप बार बार इसको मैट्रिक एलोकेट करना नहीं चाहते, तो कमांड होती है डिफ़ॉल्ट मैट्रिक, और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट मैट्रिक कमांड दे दो आप। पहले तो उस कमांड को रिमूव करो, डू शो हिस्ट्री नो, और ये जो आपने रिडिस्ट्रीब्यूट कराया था इसको हटाओ। अब क्या आपको यहाँ पे R9 पे कोई राउट दिखाई देगा? नहीं है ना। वापस जाओ R4 पे और यहाँ पे कहो डिफ़ॉल्ट मैट्रिक, और डिफ़ॉल्ट मैट्रिक में 15440255 अरे जो भी लेना हो ले लेना, एलोकेट कर दिया। अब सिंपली कह दो रिडिस्ट्रीब्यूट OSPF। अब आपको मैट्रिक एलोकेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जाओ R9 पे राउट मिल जाने चाहिए। आया समझ में या नहीं? क्लियर हो गया सभी को? E1 E2 का मीनिंग समझ में आया आप लोगों को? कहाँ पे E1 रखेंगे, कहाँ पे E2 रखेंगे, ठीक है। कॉस्ट वगैरह कैसे चेंज करेंगे, वो सब चीज़ें क्लियर हो गई आप लोगों को? ठीक है, आगे कराऊँ या फिर नेक्स्ट क्लास में? क्या